नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। मंगलवार सुबह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू ने अपना पदभार संभाला। आपको बता दें कि संधू ओम प्रकाश की जगह मुख्य सचिव बने हैं। संधू इससे पहले केंद्र में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश की विदाई के बाद सुखबीर सिंह संधू को केंद्र से बुलाया गया है। ओम प्रकाश तकरीबन 1 साल तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे। तो ये आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एस संधू का लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। वो तेज तर्रार अफसरों में जाने जाते हैं। 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू आज प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रदेश के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोजगार एक ऐसी चीज है जो कोविड से बेहद प्रभावित हुई है। ज्यादा से ज्यादा हमें रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको प्राथमिकता से लागू कराया जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड में जो लगातार आपदाएं आती रहती हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि आपदा उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है, इसलिए उससे निपटने की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी ताकि कम से कम नुकसान हो। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम से चर्चा की है, फाइलों की रफ्तार बनी रहे। हमारा मकसद है सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। साथ ही उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड पर भी कार्य तेजी से चल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। न्यायालय के आदेश के चलते कुछ विलंब जरूर हुआ था, लेकिन अब दोबारा से काम शुरू हो चुका है। तो वह इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ हमारी संवाददाता साक्षी सानी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। साक्षी, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल उमंग, देखिए उत्तराखंड को अपने नए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू जो है वो मिल चुके हैं और लगभग कहा जा रहा है कि 1988 के कैडर बैच के आईएएस रह चुके हैं वो, और बहुत लंबा उन्हें अनुभव है किस तरीके से फैसले लेने हैं और किस तरीके से जो भी सरकार नीतियां बनाती है, जो भी योजनाएं बनाती है, उनकी समीक्षा किस तरीके से करनी है। और हालांकि उमंग देखिए कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि अभी कम समय रह गया है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी नीतियां जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं वो अभी भी लंबे समय से रुकी हुई हैं, लंबे समय से जो है उसका निरीक्षण होना अभी बाकी है। उसी के तहत जो सबकी उम्मीदें ये हैं कि जो नए मुख्य सचिव हैं सब तरीके से सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाएंगे और साथ में जो नौकरशाही है उस पर भी नकेल कसने की जो है पूरी तैयारी करेंगे। इसी के अलावा अगर बात करें उमंग, तो उनको लंबा अनुभव बताया जा रहा है और अभी अगर बात करें तो हाल फिलहाल में वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में जो है तैनात थे और अब जो है अपनी सेवाएं वो मुख्य सचिव के रूप में देंगे। और कह सकते हैं उमंग की अगर उत्तराखंड को जिस तरीके से इन मुख्य सचिव के बारे में लगातार जो है बातें सुनने को मिल रही हैं, अगर इसी तरीके से जो है मुख्य सचिव काम करते रहे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से पदभार संभालने के बाद संधू साहब ने जो कहा है कि तमाम जो कार्य जो रुके हुए हैं उन्हें तुरंत से शुरू किया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी आदेश दिए कि फाइलों का आना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, जो तमाम जो कार्य हैं वो तुरंत करवाने के उन्होंने आदेश दिए हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने काम में लग गए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम देहरादून एमडीडीए पार्क में लगा, जहां पर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर एमडीडीए पार्क में मौजूद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी की खास बातचीत। एक संकल्प था, देश के अंदर एक विधान और एक मिसाल होना चाहिए।
दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं होने चाहिए, उसको चरितार्थ करने का काम, उसको धरातल पर लाने का काम। और वर्षों वर्षों से जो इस देश के हजारों लोग कश्मीर के अंदर जाकर शहीद हुए और वहाँ पर जो है बहुत प्रकार की जो एक तरह से मैं कहूँ कि अलग प्रकार की जो व्यवस्था थी देश की व्यवस्था से, उस व्यवस्था को एक व्यवस्था में लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है 370 धारा को समाप्त करके। तो निश्चित रूप से श्यामा प्रसाद जी, जिसको हम नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा है वो कश्मीर आज हमारा। तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगूरी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। प्रियंका, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी उमंग, बताना चाहूंगी आज जो मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी का जो सीएम धामी है उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। और आज जिस तरीके से डॉक्टर मुखर्जी जो है उनकी जयंती है, तो इस मौके पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सीएम ने सुबह तो उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित किए। तो साथ ही एमडीडीए द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, तो उस कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की और वहां जाके उन्होंने जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो पौधारोपण के साथ की है। और यहाँ पर उन्होंने उन्हें याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण अंग यहाँ पर सीएम धामी ने बताया। जी बिल्कुल प्रियंका, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा से विधायक पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र में अब एक्शन देखने लगा है। टनकपुर रोड हाईवे में 2 महीने से रुका हुआ डामरीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। हाईवे किनारे 1 किलोमीटर तक रुके सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू होने से स्थानीय लोग अब मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। सीएम के बनने से निर्माण लागत है वो सिविल वर्क की जो है लगभग 4.5 करोड़ है। और टोटल जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग जल संस्थान और इलेक्ट्रिक जो शिफ्टिंग हुई है हमारी वो 777 लाख की है। और जो ये देरी की वजह वो थोड़ा बीच में हमारा कोरोना काल का रहा, जिस कारण और यहाँ पे पेड़ वगैरह थे और जिस कारण उसको हटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। 2 दिन पूर्व हमारे धामी जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और विकास का पहिया घूमने की शुरुआत हो गई है। 2 महीने से पेंडिंग पड़ा ये सौंदर्यीकरण का मामला आज एकाएक काम शुरू हो गया, तो अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आगे भी इस टाइप से विकास होते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद खटीमा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खटीमा से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के शपथ लेने के बाद में अब वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई रुके हुए काम भी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल उमंग, यहाँ बात करें हम सीमांत क्षेत्र खटीमा की, तो यहाँ से जो आंदोलनकारियों को शहीद होगा, जो सपना था कि एक विकास का प्रदेश होगा, तो इस क्षेत्र के खटीमा विधायक के बनने मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ एक तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तो वहीं रुके हुए विकास कार्यों को भी गति प्रदान हो गई है। एक्शन मोड पर आ गए हैं यहाँ लोग। निर्माण कार्य जितने भी जो भी निर्माण कार्य रुके हुए थे वो पूरी तरीके से शुरू हो चुके हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई वर्षों से मतलब 1-2 साल से काम रुके हुए थे, लंबित पड़े थे, जो कछुआ गति चल रहे थे, अब वो तेजी से शुरू हो गए हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है क्षेत्र के लोगों का कि विकास कार्य तेजी से होंगे धामी जी के बनने के बाद। उमंग जी बिल्कुल सुरेंद्र, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में 11वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। कम समय में काम ज्यादा की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए
पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी टीम 11 को जिलों का प्रभार की जिम्मेदारी भी सौंपी है। बता दें कि सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग और चमोली की जिम्मेदारी हरक सिंह रावत को दी गई है। तो वहीं आपको बता दें टिहरी की जिम्मेदारी बंशीधर भगत को दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध और किसानों की समस्याओं के साथ साथ हरिद्वार कुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले को मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर 7 जुलाई को प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ पुतला दहन करेगी। कमेटी के आह्वान पर 7 जुलाई 2021 को जिला मुख्यालय पर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाला और किसानों की बदहाल अवस्था को लेकर के कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और पुतला दहन करने का काम करेगी। तो पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मनरेगा के कार्यों में दिख रही सुस्ती पर जिले के कई विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी और डीपीओ का अब स्पष्टीकरण तलब किया है। दरअसल ये विकास खंड उन खंडों में शुमार है जिनका जिम्मा संभाले बीडीओ और डीपीओ को पूर्व में भी कार्य प्रगति में सुधार लाने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन बावजूद इसके मनरेगा के कार्य प्रगति में किसी भी तरह का कोई सुधार नजर नहीं आया। खंडों का प्रगति न्यून पाया गया, उनको शोकॉज जारी किया गया है। 15 तारीख तक, मतलब एक सप्ताह के अंदर अगर उनका प्रगति अच्छा नहीं होता है तो 15 तारीख तक का उनको समय दिया गया है। तब तक अपना समस्त जो मनरेगा के क्रियान्वयन के जो बिंदु होते हैं, जैसे कि रोजगार सृजन हो गया, परिसंपत्तियों का पूर्ण होना हो, वर्क कंप्लीशन रेट हो सकता है, जीआईएस मैपिंग हो सकती है, जियो टैगिंग हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पर अगर अच्छा प्रगति नहीं लाएंगे तो संबंधित डीपीओ का, संबंधित बीडीओ का हम लोग स्पष्टीकरण कॉल कर रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो ये आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना जताई है। जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राजधानी देहरादून में आसपास के इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ ही समय समय पर बारिश होने व तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। अब जुलाई शुरू हो गया तो जुलाई में जो एक्टिविटी वो ज़्यादा रहती है नॉर्मल की अगर बात करें तो अभी तक जो 3, 4, 5 दिन गए हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमको नहीं मिली है। 2 तारीख में थोड़ी एक्टिविटी मिली है, या फिर जो स्टेशन है कुछ आइसोलेटेड देहरादून कह लीजिए या नैनीताल पिथौरागढ़ कह लीजिए, तो इनमें थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हमको मिली है। आगे जो एक्टिविटी जैसे जुलाई में मिलनी चाहिए नॉर्मल मानसून की और अच्छी बारिश जो मिलती है जुलाई में, तो उसकी जो शुरुआत है मैं कहूँगा कि जो 8 तारीख से आगे जो है पूरे प्रदेश में ही वो अच्छी रहेगी। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि 7 तारीख से जो कुमाऊं रीजन है तो उसमें तो 7 से भी शुरुआत हो जाएगी। तो ये आपको बता दें कि कोरोना जागरूकता और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का संदेश देते हुए हल्द्वानी से 50 किलोमीटर साइकिलिंग कर पहुंचा 5 सदस्यीय दल नैनीताल पहुंचा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइकिलिंग दल के सदस्य हरविंदर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में हम सभी को अपनी अच्छी सेहत के लिए रोज साइकिल चलानी चाहिए। साइकिल से संदेश ये देना चाहते हैं कि एक साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करती है, हमारी हेल्थ भी अच्छी रखती है और हमारी वेल्थ भी अच्छी रखती है, हमारे खर्चे भी कम करती है और हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जिस तरह का टाइम चल रहा है 1, 1.5, 2 साल से हर चीज़ बंद है, लेकिन एक साइकिलिंग ही ऐसी चीज़ है जिससे हम वर्कआउट भी कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है। इससे हम करीब 1.5 साल से साइकिलिंग कर रहे हैं। तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे अब कमी देखी जा रही है। हर दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आ रही है। कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की ओर से हाल ही में एक आकलन किया गया, जिसमें साल 2020 से लेकर
अब तक हुई मौतों को आधार बनाया गया। इस आकलन के तहत प्रदेश में हुई कुल 7,316 मौतों में से 1,210 बैकलॉग मौत है। एसडीसी फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मृत्यु दर 2.15% है, जो कि पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 86वें जन्मदिन को मसूरी के मलिंगार एस्टेट स्थित मंदिर में बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। तो वहीं भोटिया जनजाति समुदाय की ओर से मंदिर में लामाओं के साथ विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। तत्पश्चात पारंपरिक तरीके से आटे की होली खेलने के बाद समुदाय की बुजुर्ग महिला द्वारा केक काटकर दलाई लामा के दीर्घायु की होने की प्रार्थना की गई। इस दौरान पासंग भोटिया ने बताया कि दलाई लामा के जन्मदिन को हम सब भोटिया लोग मिलकर मनाते हैं और लोगों में मिठाइयां बांटी जाती हैं। थोड़े मीठे चावल बनाते हैं, सबको बांटते हैं, सबका मुंह मीठा करते हैं और उसको डेसिल कहते हैं हम लोग, और पूजा पाठ करते हैं भगवान का नाम लेकर, उनकी लंबी उम्र की मनोकामना करते हैं। आज हमारे पूज्य जो परम पावन दलाई लामा जी हैं, उनका 86वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो हम मसूरी के सारे भोटिया जनजाति के समाज के सब परिवार आके हम इस दिन को हम एक पावन दिन की तरफ मनाते हैं। तो इसमें हम लोग एक छोटा सा गैदरिंग करते हैं और हम एक पूजा करते हैं ताकि हमारे जो परम पूज्य दलाई लामा जी हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें अगली खबर लक्सर से है, जहां कोविड-19 की जंग के साथ ही प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। दरअसल हरिद्वार देहात में पंचायतों की अंतरिम मतदाता सूची की खामियों में संशोधन के लिए आपत्ति करने का समय सोमवार को समाप्त हो गया। अधिकांश आपत्तियां मतदाता सूची से लोगों का नाम काटने और जोड़ने को लेकर थीं और इसके अलावा मतदाताओं और उनके परिवार के वोटरों के नामों में भी कई आपत्तियां दर्ज की गई हैं। तो नैनीताल के तलीताल गांधी चौक में कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गैस सिलेंडर लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कोई काम नहीं किया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आमजन की कमर तोड़ कर रख दी, जिसका जवाब जनता अब आगामी चुनावों में बीजेपी को देगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही महंगाई पर लगाम नहीं लगाती तो कांग्रेस युवा मोर्चा सड़कों पर उतरेगा। लगातार बढ़ती महंगाई जिसने एक आम आदमी के आजीविका पर भारी असर डाला है, उसकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो महंगाई को नियंत्रण करे सरकार, और सरकार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। और जो पुरानी घोषणाएं थी जिनको अमली जामा पहनाने वाली थी कांग्रेस पार्टी की सरकार 2017 से पहले जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो पद रिक्तियां निकाली थी उन पदों को भी बार बार भरने की घोषणाएं सरकार वर्तमान की सरकार करती रही है। तो आज तक तो किसी घोषणा का असर हुआ नहीं। ये इनकी एक जनता को ठगने की एक नई नीति के तौर पर मैं इसको देखता हूँ। 4.5 साल में जब इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी थे, तब ये बार बार इनके नेता बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े बयान देते थे, भाषण देते थे कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।